हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम आप लोगों को टेंस सीरीज के वीडियो में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के विषय में जानकारी देंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसा कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा, फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा। आज आप लोग फ्यूचर इंडेफिनिट के विषय में जानेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के विषय में जानेंगे। फ्यूचर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के विषय में जानेंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की सबसे पहले हम पहचान जानेंगे पहचान, क्योंकि हिंदी वाक्य को पहचानने के बाद ही हम समझ पाएंगे कि यह किस टेंस का वाक्य है। पहचान, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस भविष्यकाल में जारी रहने वाले कार्य को हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे पहचान क्या है इसका, देखिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे अथवा रहा हूँगा अथवा हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे आदि तरह के शब्द आते हैं वे वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के होते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हमने कहा कि पहचान जानना जरूरी होता है। जब तक हम हिंदी वाक्यों को सही ढंग से नहीं पहचानेंगे तो हम नहीं बता सकते हैं कि किस टेंस का वाक्य है, और जब हम ये नहीं जान पाएंगे कि किस टेंस का वाक्य है तो हम उसका ट्रांसलेशन, उसके नियम को हम नहीं कर पाएंगे। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे अथवा हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे आदि तरह के शब्द आते हैं, वे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के होते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, दो एग्जाम्पल देख लीजिए वाक्यों का पहचान के रूप में। जैसे वह खाना खा रहा होगा, तुम बाजार जा रहे होगे। रहा होगा ये पहचान बता रहा है, रहे होंगे ये पहचान बता रहा है कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, यही पहचान है, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य हैं। अब हम अनुवाद करने के नियम पढ़ेंगे। अनुवाद करने के नियम, रूल्स सिंपल है, क्योंकि इसमें हमें प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की तरह अफर्मेटिव से ही हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल और सेल प्राप्त हो जाता है। तो आई वी
आईवी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल तथा शेष सभी तरह के कर्ता यानी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान दीजिए, कंटीन्यूअस टेंस में, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में आईवी के साथ शैल तथा शेष सभी तरह के कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग होता है और साथ में हेल्पिंग वर्ब। तो हम सबसे पहले एक चीज, ये हम अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस के विषय में जानकारी नियम पढ़ रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस सिंपल या स्वीकारात्मक वाक्य। तो आईवी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल तथा शेष सभी तरह के कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करते हैं तथा हेल्पिंग वर्ब के बाद बी लिखते हैं। इसके बाद आईएनजी वाला फॉर्म लिखते हैं। ध्यान दीजिए, आईवी के साथ शैल से सभी कर्ता के साथ विल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद यानी विल और शैल के बाद हम बी का प्रयोग करते हैं, फिर आईएनजी वाला रूप लिखते हैं। इसके बाद अन्य शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, जैसे वह खाना खा रहा होगा, वह खाना खा रहा होगा। ही विल बी ईटिंग द फूड, वह खाना खा रहा होगा। ही विल बी ईटिंग द फूड। तो ध्यान दीजिए, विल हेल्पिंग वर्ब के बाद बी आएगा, इसके बाद आईएनजी वाला रूप यानी मेन वर्ब का आएगा, इसके बाद अन्य ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड आएंगे। एक एग्जांपल और लीजिए, हम बाजार जा रहे होंगे, हम बाजार जा रहे होंगे। तो यहां पर सब्जेक्ट वी है, जैसा कि आपने नियम में देखा कि आईवी के साथ शैल का प्रयोग होता है, तो शैल आ जाएगा। वी शैल बी ईटिंग, हम जा रहे होंगे, वी शैल बी गोइंग टू मार्केट। तो वी शैल बी गोइंग टू मार्केट। तो ये एग्जांपल आपने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस में कि आईवी के साथ शैल बी और शेष सभी कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग करके आईएनजी वाला रूप लिखते हैं। अब हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस के विषय में जानकारी लेंगे। निगेटिव सेंटेंस जिसे हम नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस में हम जानते हैं कि नॉट का प्रयोग या नो का प्रयोग होता है। तो सिंपल सा नियम है, इसमें फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में
विल बी और शैल बी, यानी विल बी के बीच में नॉट का प्रयोग होता है, यानी विल और बी के बीच में नॉट का प्रयोग होता है, शैल और बी के बीच में नॉट लिखा जाता है। जैसे वह बाजार नहीं जा रहा होगा, वह बाजार नहीं जा रहा होगा। रहा होगा ये पहचान है कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है, नहीं शब्द लगा हुआ है यह पहचान है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट ही है तो ही के साथ हम जानते हैं कि विल का प्रयोग होगा, तो ही विल नॉट बी। ध्यान दीजिए विल और बी के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। ही विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, हम खाना नहीं खा रहे होंगे, हम खाना नहीं खा रहे होंगे। यहां सब्जेक्ट वी है तो वी के साथ हम जानते हैं कि शैल का प्रयोग होता है। वी शैल नॉट बी ईटिंग द फूड। तो ये निगेटिव सेंटेंस हुआ। निगेटिव सेंटेंस में विल और शैल के बाद नॉट लगाने के बाद हम बी लिखेंगे। विल और शैल के बाद नॉट लगाने के बाद ही बी लिखेंगे। इसके बाद मेन वर्ब का फॉर्म रखेंगे, आईएनजी वाला फॉर्म रखेंगे और अन्य अदर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड रखेंगे। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया कि शब्द टेंसेस के ट्रांसलेशन करने के नियम एक जैसे होते हैं, चेंज होते हैं तो सिर्फ क्या, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के फॉर्म। हर टेंस में यही चेंज होते हैं, बाकी शब्द के जो फार्मूले हैं, शब्दों के रखने का जो क्रम है, सब टेंसेस का एक जैसे होता है। अब इसमें हम फ्यूचर कंटिन्यूअस के विषय में पढ़ रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि क्या से वाक्य शुरू होता है तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी, इसके बाद मेन वर्ब रखेंगे। जैसे क्या वह बाजार जा रहा होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। यहां वाक्य क्या से शुरू हुआ है, इसलिए क्या से वाक्य शुरू होने पर हम जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाते हैं। चूंकि यहां हेल्पिंग वर्ब ही है तो ही के साथ विल का प्रयोग होगा, अतः सबसे पहले विल आ जाएगा, विल ही, इसके बाद बी आएगा। क्या से वाक्य शुरू होने में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल या शैल आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी, फिर आईएनजी वाला रूप, मेन वर्ब का आईएनजी वाला रूप आएगा, इसके बाद अन्य शब्द आएंगे। तो विल ही बी गोइंग टू मार्केट, क्या हुआ बाजार जा रहा होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या हम खाना खा रहे होंगे,